और मदन कौशिक साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर। हम बात कर रहे हैं मदन जी बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड के विषय पर। और आपको जब मैं देखता हूं तो यह जरूर पाता हूं कि किरदार कोई भी दे दीजिए उसमें फिट हो जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, काम में लग जाते हैं। लोग चाहते हैं कि भाई संगठन में हैं, संगठन से उन्हें मंत्री पद मिले, मंत्री को लगता है कि वो मुख्यमंत्री बने। नितिन गडकरी जी को मैं एक दिन सुन रहा था कि सबकी इच्छा ये होती है कि एक पद ऊपर जाए। आपको वापस संगठन की कमान दी गई, पहले आपने संगठन में काम किया, फिर मंत्रालय देखा, फिर वापस संगठन की कमान दी गई और लक्ष्य बहुत बड़ा दिया गया। आप लोगों ने स्वयं तय किया या केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि अब की बार 60 पार? देखिए शर्मा जी, जब हम राजनीति फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ लक्ष्य लेना और लक्ष्य की तरफ बढ़ना ये स्वयं उस आधार पर तय होता है कि हम क्षेत्र में काम करते हुए किस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ना है। 2017 में जब 57 सीटें जीतकर हम लोग सत्ता में आए और उसके बाद जब हम लोग लगातार निरंतर डबल इंजन के आधार पर सरकार चलाते रहे तो तब हम लोग बैठे, इसमें सब लोग हम बैठे थे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व था, प्रदेश के लोग थे। तब हमने कहा कि 2022 में क्या 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करनी है, हमारे पास मजबूत संगठन, मजबूत आधार है। तब हमने तय किया कि इस बार हम 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करके और अब की बार 60 पार का नारा देकर हम जनता के बीच में गए हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप अभी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके यहाँ पे लौट रहे हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं संगठन के अंदर भी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? शर्मा जी, देखिए माहौल इतना अच्छा कि आज कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। मोदी जी के प्रति वो दुनिया के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम तो गौरवशाली हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तब स्वाभाविक तौर पर ऐसे नेता का हमारे राज्य में आना, और एक बार नहीं, अभी केदारनाथ आए, एम्स में आए, आज हमारे बड़ी जनसभा के लिए हमें समय दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे नेता का आना जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करता है, वहीं साथ साथ जनता का जो विश्वास है नेता के प्रति वो भी परिलक्षित होता है। इसलिए मोदी जी के आने के बाद आप देखेंगे हमारा कार्यकर्ता और उत्साह के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा जिस लक्ष्य को हमने निर्धारण किया है। एक अंदर की बात पूछूं, क्या कुछ तैयारी ऐसी भी चल रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ विपक्ष के लोगों को खींच भी लेंगे चुंबकीय आकर्षण से? देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सामान्यतः इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता है और हम लोग राजनीति में आपने देखा होगा, कभी हमने किसी, अभी सुबोध भाई भी बोल रहे थे, सुबोध भाई ने जब कहा कि 2016 में क्या हुआ उन्होंने विस्तार से कहा जी। आज भी भारतीय जनता पार्टी उसी सिद्धांत पर अड़ी है। यदि कोई नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है, कोई शर्त नहीं है तो आती है, तो निश्चित रूप से हम उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें आगे कोई उसमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लिस्ट में है कुछ लोग माने? हाँ, लिस्ट में तो राजनीति में जब कहते हैं लिस्ट बनाने की आवश्यकता कहाँ है, यदि कोई आता है इन शर्तों के आधार पर तो हम लोग तो स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक। और दूसरा, जब संगठन की कमान आपको मिली है, आप कैसे देख रहे हैं कि जगह जगह बूथ स्तर पर जिसको कहते हैं, नड्डा जी भी बीते दिनों आए थे, कहा कि हर बूथ को मजबूत करना है, वहां अपनी पार्टी के संगठन को कैसा पा रहे हैं? क्योंकि बहुत वक्त नहीं बचा है जब आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। देखिए, हमारा राज्य एक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन आधारित राज्य है। हमारे पास 11,265 बूथ हैं और 11,265 बूथों पर हमारी बूथ की कार्य समिति बनी हुई है। हमारे पास 2365 के लगभग शक्ति केंद्र हैं, शक्ति केंद्रों पर हमारी इकाई खड़ी है। 252 मंडल है, मंडल की हमारी इकाई खड़ी हुई है। 14 संगठन के जिले हैं, वहाँ इकाई खड़ी है। यानी संगठन के आधार पर हमारा बूथ हो, शक्ति केंद्र हो, मंडल हो या जिला हो, उस आधार पर हम एक मजबूत संगठन के तौर पर खड़े हैं। और आज हमने थोड़ा आगे बढ़कर जो हमारा पन्ना प्रमुख हैं, हमने
प्रत्येक विधानसभा में उस पन्ना प्रमुख की रणनीति बनाकर उस पर हमने काम शुरू किया है बहुत तेजी के साथ। जी, अब एक विषय जो विपक्ष के लोग उठा रहे हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि देखिए रोजगार भी है, महंगाई भी है, लेकिन इस वक्त तो सरकार का रोल बैक करना ही एक मुद्दा है। ये किस तरह की राजनीति? वो कह रहे हैं कि रोल बैक एक विषय हो गया, हर चीज ये पीछे हट रहे हैं, कदम हटा रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। देखिए, दो तरह की व्यवस्थाएं होती है, एक होती है राजशाही, एक होती है लोकशाही। जब हम लोकतंत्र में कोई काम करते हैं तो लोकतंत्र में जन भावना देखी जाती है। हमने कोई निर्णय लिया, हमने कानून बनाया, हमने जनता की तरफ से कोई आवाज आई, जनतंत्र। फिर लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वही होता है, लोकतंत्र में हमेशा एक गुंजाइश बनी रहती है किसी भी रूप में संशोधन करने की। हमने संविधान बनाया, संविधान बनने के बाद संविधान में इतने संशोधन हुए, संशोधन करने के पीछे हमेशा एक लोकतंत्र को रहता है कि जनता की मांग क्या है, डिमांड क्या है। इसे रोल बैक नहीं कह सकते, इसे जनता के प्रति जो एक भाव होता है और राजनीतिक रूप से हम सरकार चलाते हैं, उसमें यदि इस प्रकार की कोई आवाज उठती है, लोकप्रिय सरकार वही होती है जो जनता के अनुसार अगर आवश्यकता पड़े निर्णय करने में आगे बढ़े, वही लोकप्रिय सरकार होती है। और हमारी लोकप्रिय सरकार है। इस लोकप्रिय सरकार ने आवश्यकता पड़ी, जनता की डिमांड आई, हमने वहीं पर निर्णय लिया और निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यह निर्णय के लिए मैं मुख्यमंत्री का, सरकार का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ऐसे सभी लोगों का जिन्होंने एक भावना प्रकट की थी, जिन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, उनको बधाई देता हूं। लेकिन प्रश्न इसके आगे का भी है कि आप सिर्फ भावनाएं मान जाते हैं कि लोगों को लड़ना पड़ता है, अड़ना पड़ता है और टिके रहना पड़ता है अपनी बात पे? क्योंकि हक हुकूकधारी सिर्फ भावना तो व्यक्त वो कई बार कर चुके थे, लेकिन आखिर तक जब टिके रहे, चुनाव के मुहाने पे आ गए, तब आपको लगा कि नहीं, दिक्कत हो सकती है। नहीं, ये नहीं है। देखिए क्या होता है, कोई कानून बना, कानून बनने के बाद उस कानून को लेकर जनता में से कोई आवाज आई तो हमने तत्काल कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिकमेंड किया। हमें लगा कि ये जो रिकमेंडेशन आई है कहीं ना कहीं एक भावना है, तत्काल एक मंत्रिपरिषद की समिति बनाई, मंत्रिपरिषद ने बातचीत की, बातचीत करके हमने रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन के आधार पर कहा कि जो जन भावना है वो ये भावना है कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है, और उस आवश्यकता ना होने के कारण हमने उस कानून को वापस लिया। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। एक प्रश्न इसके आगे का ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए आज वो पीछे हट गए, वो फिर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर ले आएंगे, चाहे कृषि कानून हो और चाहे देवस्थानम बोर्ड वाला फैसला हो। देखिए, कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र के प्रति कभी विश्वास में नहीं रही। ये वही कांग्रेस है जिसने देश पर इमरजेंसी थोपी, ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के नेता ने देश की संसद में पास किए हुए कानून की उन प्रतियों को सरेआम फाड़कर और उस पे कचरे के डब्बे में डाला। ऐसी कांग्रेस को इस प्रकार की बात करने का कोई अधिकार नहीं बनता, किसी भी रूप में अधिकार नहीं है। ठीक, लेकिन इसके आगे मैं आपसे ये जरूर समझना चाहता हूं, विशेष रूप से चुनाव के दृष्टिकोण से, क्या कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दे काम नहीं आ रहे? क्योंकि वो जब कहते हैं कि हम आएंगे और ये करेंगे, तब आपको लगता है कि नहीं, ये चीजें हम पहले कर लें क्योंकि अभी आपके पास सरकार है, आपके पास अभी मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था है, आपके पास बहुमत है, तो आपको लगता है कि अभी कर लिया जाए, इनको मौका क्यों दिया जाए? देखिए, दो चीजें हैं। मैं राजस्थान की बात, महाराष्ट्र की बात, छत्तीसगढ़ की बात, पंजाब की बात, वहां तो तेल के दाम नहीं घटाए, हमने घटाए ना। हमने पेट्रोल घटाया, डीजल घटाया, तेल घटाया, वैट घटाया, उन्होंने नहीं घटाए। कांग्रेस ने केवल इस रूप में कोई मुद्दा नहीं उठाया। अगर वो मुद्दे उठाते तो पहले उन 4 राज्यों में उठाते। कांग्रेस 5 साल में न जनता के बीच में नजर आई, न जनता के प्रति उन्होंने कोई समस्याएं लेकर जन आंदोलन किए, न विधानसभा के अंदर उन्होंने कोई जनहित के मुद्दे उठाए। आज केवल चुनाव की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए वो इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है अब देर हो चुकी है। आप लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन बीते दिनों अमित शाह जी आए, उन्होंने नमाज वाला मुद्दा उठाया, सड़क पे नमाज। फिर हरीश रावत जी कहते हैं हमारी कोई चिट्ठी आप दिखा दीजिए कि हमने कभी ऐसा आदेश जारी किया हो। ऐसे विषय उठाने की जब डेवलपमेंट पे बात करनी है, जब डेवलपमेंट पे ही चुनाव लड़ना है, तो ये विषय उठाने आपको लगता है कि ठीक है? हम एक वैचारिक राजनीतिक दल भी हैं साथ साथ।
अगर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में हमारी भूमिका रहेगी तो हम क्यों नहीं कहेंगे हमारी भूमिका है, हमने राम मंदिर बनवाया है, क्यों नहीं बात करेंगे हम? अगर हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो करते हैं, अगर हम सीए की बात करते हैं तो करते हैं, अगर केदारनाथ में आज मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है तो हम इसको गर्व के साथ कहते हैं हमने किया है। कहते हैं आज भी सत्ता में रहते हुए कहा है, जब सत्ता में नहीं थे तब भी कहा है। आज वो कहते हैं कि मेरी चिट्ठी दिखाइए, आज वो कहते हैं कि मुझे बताइए मैंने कब कहा है। और उस समय जब वो सारा काम हो रहा था, शायद आपने भी अपने टीवी पर दिखाया होगा, अन्य समाचार पत्रों में आया होगा, तब भी हमने कहा कि तुष्टीकरण की नीति इस सरकार में उचित नहीं है। तो उस समय उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आज उनको नजर मंदिर आ रहे हैं, शिवालय आ रहे हैं, जनेऊ आ रहा है, गोत्र आ रहा है। आज इसलिए याद आ रहा है कि हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि ये लोग तुष्टीकरण वाले लोग हैं, इसलिए इनको सहन नहीं किया जाएगा। इस कारण से सारी चीजें याद आ रही हैं उनके। क्या फिर आपको भी सूट करता है कि देखिए थोड़ी सी चिंगारी छोड़ दीजिए और इसके बाद वो तुष्टीकरण कहते हैं और फिर वो लोग उल्टा आरोप लगाते हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारी जब पार्टी बनी थी 70 साल हो गए, शायद उस समय कल्पना नहीं थी हम सत्ता में आएंगे, सोचा नहीं था। हम देश की तो छोड़ दीजिए, राज्यों में सत्ता में आएंगे ये नहीं पता था। क्या उस समय हमने नहीं कहा था कश्मीर की समस्या का समाधान हम करेंगे, 370 हम हटाएंगे? हमने नहीं कहा था राम मंदिर हम बनाएंगे? हमने नहीं कहा था ऐसे नागरिक संशोधन कानून हम लेकर आएंगे, 3 तलाक पर हम कानून करेंगे, निर्णय करेंगे, कानून बनाएंगे? तो आप मुझे बताइए, कोई ऐसा नहीं है। ये हमारा एजेंडा था, ये हमारा मैनिफेस्टो था, ये हमारी पार्टी का संकल्प था। इस सारे को लेकर हम लगातार चले हैं। ये जरूर है कि उन लोगों को सूट नहीं करता तो वो अपने आधार पर बात करते हैं, लेकिन ये भी सही है कि आज देश की जनता ने उनको प्रत्येक जगह नकार दिया है। हमारा राज्य भी ऐसा है जिस राज्य के अंदर यहाँ देवभूमि है, वीर भूमि है। अगर पंजाब में कोई जाकर और पंजाब का कोई नेता और पाकिस्तान के जनरल को अपना दोस्त बताता है, और जो दोस्त बताता है उत्तराखंड का कोई नेता उसे बड़ा नेता बताता है, यह उत्तराखंड की जनता सहन करने वाली नहीं है। जी, इसके साथ साथ मुझे यह भी बताइए कि चूंकि आप जमीनी नेता हैं, जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो क्या आपको लगता है कि महंगाई एक बड़ा विषय है जिस पर केंद्र की सरकार को, आपकी सरकार को मिलकर काबू करना चाहिए था? और जो आपका वादा था, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये वाला नारा था 2014 से पहले, क्या उस चीज पर आप लोग खरे उतरे हैं या महंगाई इस चुनाव में मुद्दा होने वाला है? देखिए, 2 विषय हैं। अगर आप राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राज्य में शायद हमारी सरकार है जिसने देश के अंदर, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां उन्होंने जो कदम उठाने चाहिए थे नहीं उठाए। हमने उन कदम को उठाया है। हमने वैट कम किया है, हमने तेल पे से कम किया है, डीजल पेट्रोल से कम किया है, हमने अन्य जहां जहां हम कर सकते थे वहां कम किया है। और जब मैं विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आंकड़े रख रहा था, मैंने ऐसे राज्यों को अपने राज्य से तुलनात्मक रूप से आंकड़े रखे थे। हम उन राज्यों की अपेक्षा महंगाई काबू करने में सफल राज्यों में से एक राज्य था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमने सरकार के तौर पर इस चीज पर ध्यान दिया है। जब हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज कोविड के कारण जब दुनिया में महंगाई के इंडेक्स पर चर्चा करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री ने जहां देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का काम किया है, वहां देश के लोगों को आप देखेंगे वैक्सीन, ऐसा देश जहां इतने 130 करोड़ लोगों का देश हो, वहां वैक्सीन फ्री देनी है, वहां इस प्रकार के निर्णय लेने हैं, और उसके बावजूद भी अन्य तुलनात्मक रूप से महंगाई को भी कंट्रोल करने की तरफ बढ़े हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो हम बेहतर स्थिति में हैं। एक प्रश्न आपसे यह भी कि आप लोग कहते हैं कि आप मैनिफेस्टो पे काम करने वाले लोग हैं। सवाल यह है कि बेरोजगारी को लेकर जो दावा था कि आप रोजगार सृजन करेंगे, नौकरियां देंगे, अब आप अगला मैनिफेस्टो तैयार करने में लग गए होंगे संगठन के रूप में। पिछला वाला मैनिफेस्टो रोजगार के विषय में कितना पूरा कर पाए? देखिए, मैंने पहले भी आंकड़े दिए थे, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश देशवासियों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी सरकारी और गैर सरकारी 8 लाख से ज्यादा रोजगार हमने दिया है। मैंने विभागवार कहा, इसमें मैं मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूं।
मनरेगा की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मनरेगा में तो प्रत्येक गांव के अंदर हमने लोगों को रोजगार से जोड़ा है। मनरेगा को छोड़कर हमने 8 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार दिया है। अभी एक नेता ने कहा कि अगर 3200 रोजगार अगर भारतीय नाम जनता लीजिए ना, पार्टी, आपको तो मजा आता है। एक नहीं, नेता मैंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े, मैं कांग्रेस वाले नहीं नाम लेना चाहते, आप मुझसे क्यों दिलवाते हैं? कांग्रेस वाले कहते हैं उनका नाम ना ले तो अच्छा है, मैं तो फिर भी कह रहा हूं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा 3200 यदि रोजगार दिखा दें तो मैं संन्यास ले लूंगा। अगले दिन अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष जी का एक आंकड़े आए, उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 17,000 लोगों को सीधा सीधा रोजगार दिया है। अब उस नेता को संन्यास लेना है नहीं लेना है ये तो उनको तय करना है, लेकिन ये आंकड़े हैं कि हमने 8 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो ये परिलक्षित वो बेरोजगारी दर जो है बढ़ती हुई है, उसमें क्यों परिलक्षित नहीं होता है? देखिए 2-3 चीजें हैं। जब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो उन पैरामीटर्स में से जो 8-10 पैरामीटर्स पर हम चर्चा करते हैं, उसके आधार पर हमारा जो राज्य है एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है। प्रति व्यक्ति इनकम हम जहां उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, वहीं कुछ चीज़ों में हम उत्तर प्रदेश से अलग होते हैं या राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अलग होते हैं। उन परिस्थितियों में जो पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर वो सारा आकलन होता है। लेकिन आप देखेंगे अभी पिछले दिनों एक सिंपल सा 4-5 पैरामीटर्स लेकर जब इसका पूरा सर्वे किया गया तो उसमें हमारा राज्य उत्तराखंड बहुत बेहतर स्थिति में उन्होंने दिखाया है। ठीक, इसके साथ साथ देखिए प्रदेश की जो तरक्की है वो कई पैमानों पे मापी जाती है। जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो टूरिज्म का है। कोरोना की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहाड़ के लोगों का हुआ है। प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में यहाँ इतने पर्यटक आएंगे कि बीते 100 वर्षों में संभवतः ना आए हो। क्या उसको लेकर बड़ा प्लान आप लोग बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ आना महत्वपूर्ण नहीं, उनको संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग जो मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं उस मैनिफेस्टो में वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जरूर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो मैनिफेस्टो होगा हमारे प्रदेश की जनता का, हमारे प्रदेश के युवाओं का, हमारे प्रदेश की महिलाओं का, हमारे प्रदेश में टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों का, हमारे प्रदेश के किसानों का। हम 70 विधानसभाओं में अब 70 रथ भेज रहे हैं, उसमें एक सुझाव पेटी का होगी, वो सुझाव आएंगे, फिर अलग अलग सेक्टर से हम बात करेंगे। हम टूरिज्म के सेक्टर वालों से बात करेंगे, हम किसानों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे। इन सब सेक्टरों को लेकर हम अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। हमने कहा कि 2025 का जो उत्तराखंड होगा वो देश का सबसे समृद्ध राज्य हो, इस दिशा में हम काम करने वाले हैं। इसलिए आप ये मानकर चलिए जो टूरिज्म का सेक्टर है वो हमारे मैनिफेस्टो में जो आपको झलक मिलेगी वो उसी की झलक मिलेगी जो 2025 का उत्तराखंड हम लाना चाहते हैं। तो क्या कोई जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं? हाँ। क्योंकि अभी भी 5 साल आपको मिले पूर्ण बहुमत की सरकार को, अभी आप कह रहे हैं कि 25 यानी कि 22 से 3 साल और जोड़ लीजिए, तो क्या 3 साल में कोई बड़ा मैजिक करने वाले हैं? देखिए जब नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता जिस पार्टी के पास हो तो वो मैजिक ही होता है। आप मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में कभी कल्पनाती करणपुर तक रेलवे लाइन जाएगी? कभी कल्पनाती आप बद्रीनाथ में सुबह 10 बजे देहरादून से चला के और 4:30 बजे आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे? कभी आपने सोचा था कि उत्तराखंड के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कभी आपने सोचा था कि देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी इन शहरों में हम रिंग रोड की कल्पना करेंगे? कभी हमने सोचा था 1 रुपये में हम पानी का नल देकर लोगों को पानी देने की तरफ बढ़ेंगे? कभी हमने सोचा नहीं था कि हम अपने राज्य के अंदर इन 1 लाख करोड़ के काम इस 5 साल में करा पाएंगे? ये मैजिक है साहब, इस मैजिक के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैजिक 2025 में हम प्रदेश की जनता के सामने और बेहतर तरीके से रखने वाले हैं। तो वो जो 60 वाला लक्ष्य है उसमें 10 सीटें कौन सी छोड़ दी हैं? हमने ये तो नहीं पता कौन सी हैं, लेकिन हमने एक एक सीट को लेकर हमने अपनी रणनीति बनाई है। हमने जो रणनीति तैयार किया उसमें रणनीति में हमने जो 2017 में नहीं जीत पाए थे उनकी रणनीति भी बनाई है। हम लोगों ने जो हमारी सीटें 5% से हम जीते थे उनकी अलग बनाई है, जो 5% से हारे थे उनकी अलग बनाई है, जो पहली बार जीते उनकी अलग बनाई है, जो कई बार जीते उनकी अलग बनाई है। यानी चुनावी रणनीति में हमने प्रत्येक क्षेत्र में
रणनीति के आधार पर हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल इस विषय को लेकर भी, क्योंकि इस बार जो है एक और नया विपक्ष खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो आपके सामने हमेशा रही है, इस बार अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं और वो कर्नल कोठियाल को आगे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कर्नल साहब में कुछ दम है, आप लोगों को फर्क पड़ेगा, या चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए कि वोट उनका बटेगा? देखिए, दो चीजें हैं। जब हम राजनीति में काम करते हैं एक पार्टी के तौर पर, तो पार्टी के तौर पर जनता के बीच में जाकर जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करना कि हम इस रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में एक पर्यटक पार्टी के तौर पर एक सीजन मानकर और जनता के बीच में जाकर लोग लुभावनी बातें करके और आप इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो तब मुझे नहीं लगता, आपने देखा होगा आज राज्य के अंदर उनको जिस सपोर्ट की शायद वो सोच कर आए थे वो मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी है और चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राज्य में अनेक राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, अन्य और छोटे छोटे बहुत से दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एक वो भी है। चुनाव लड़ेंगे, जनता का जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। आखिरी बात तो ये है कि जनता का फैसला ही शिरोधार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू मदन कौशिक साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत अपनी बात धन्यवाद। विस्तार Thank you। से इस मंच के जरिए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन कौशिक जी, हमारे साथ इस